हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ ईवीएस पेडागोजी का एक नया टॉपिक, और वो टॉपिक है पर्यावरण शिक्षण सूत्र। क्या फ्रेंड्स? पर्यावरण शिक्षण सूत्र। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पर्यावरण शिक्षण के कौन कौन से सूत्र हैं, और ये सूत्र जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के समय टीचर कैसे इसका उपयोग करते हैं और कैसे करना चाहिए, और सीटेट के एग्ज़ाम में इससे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं सेशन की ओर। पहला है शिक्षण सूत्र। तो शिक्षण सूत्र क्या है? अधिगम को प्रभावी एवं सफल बनाने के लिए शिक्षण सिद्धांतों के साथ साथ एक शिक्षक को शिक्षण सूत्रों का भी प्रयोग करना चाहिए। तो शिक्षण सूत्र का प्रयोग कौन करता है? टीचर को जो है शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अधिगम को सफल बनाने के लिए और प्रभावी बनाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि शिक्षण सूत्र कौन कौन से हैं। पहला शिक्षण सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर, सबसे पहला है। तो चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, शिक्षार्थियों को अधिगम कराने से पूर्व उस विषय वस्तु से संबंधित पूर्व ज्ञान जो शिक्षार्थी जानता है से पाठ की शुरुआत करनी चाहिए। पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर शिक्षार्थियों को नवीन ज्ञान प्रदान करना चाहिए। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर सबसे पहले जब हम कोई टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कराते हैं कक्षा में, तो सबसे पहले जो है हमें बच्चों का जो है पूर्व ज्ञान को पता करना होता है। तो पहले हम अगर बच्चों के पूर्व ज्ञान को पता कर लिए, तो बस हम उसी को आधार बना करके बच्चे को आगे का अधिगम करा सकते हैं। तो इसे ही बोला जाता है ज्ञात से अज्ञात। मतलब बच्चे को जो पता है उसको आप पकड़िए और वहीं से बच्चे को आगे की ओर सिखाइए। तो वही हो गया ज्ञात से अज्ञात की ओर। जैसे एक उदाहरण से आप देखिए कि पाचन को भोजन के पूर्व नहीं पढ़ाया जा सकता है। जैसे अगर आप पाचन टॉपिक को बच्चों को समझा रहे हैं, तो उसके पहले आपको बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा भोजन के बारे में। क्यों? क्योंकि अगर हम पाचन पढ़ाएंगे तो पाचन क्या चीज़ का होता है? भोजन का। तो भोजन, तो सबसे पहले बच्चे को भोजन का पता होना चाहिए कि भोजन किस प्रकार के, मतलब मनुष्य किस प्रकार के भोजन करते हैं, जानवर किस प्रकार के करते हैं। उसके बाद ही हम जो है उसका पाचन कैसे होता है मनुष्य में, जानवर में, तो उसके बाद हम बच्चे को सिखाएंगे। तो पाचन का अधिगम तभी प्रभावी और सफल होगा जब शिक्षार्थियों को भोजन के विषय में पता होगा। ओके, तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा पहला शिक्षण सूत्र। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है मूर्त से अमूर्त की ओर। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप लोग टीचिंग एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये दो शब्द जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, मूर्त और अमूर्त। ये दोनों शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर से सीडीपी का जो क्लास है उसमें तो ये क्वेश्चन ये जो है शब्द बहुत देखने को मिलता है। तो मूर्त क्या होता है? कि मूर्त है कि जिसको हम देख या छू सकते हैं, वो हो गया मूर्त। और अमूर्त क्या हुआ? कि जिसको हम लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते हैं, वो हो गया अमूर्त। तो चलिए देखते हैं क्या है। शिक्षार्थियों को आरंभ में ऐसी बातों का ज्ञान कराना चाहिए जिसे वे छू सके, देख सके। तत्पश्चात उनको कल्पनाशीलता अर्थात अमूर्त का ज्ञान कराना चाहिए। मतलब पहले की जो जिसको बच्चा देख सकता है, छू सकता है, उसके बारे में बताइए। उसके बाद जो है अमूर्त के बारे में, मतलब कल्पनाशीलता के बारे में बताइए। जैसे शिक्षार्थियों को एक उड़ने वाला पक्षी और एक घोड़ा दिखाया गया। तो देखिए, पक्षी क्या है? उड़ता है, तो उड़ते हुए आप दिखा सकते हैं। लेकिन घोड़ा क्या उड़ता नहीं? तो उसको घोड़ा को अगर हम उड़ते हुए दिखाएंगे तो वो क्या है? सिर्फ कल्पना करेंगे। तत्पश्चात उनसे कहा गया कि सोचे कि उड़ने वाला घोड़ा कैसे होगा। मतलब पहले हम उनको दिखा दिए कि पक्षी रियल में कि वो कैसे उड़ता है, वो मूर्त चीज़ दिखाए। उसके बाद हम बोलेंगे कि आप कल्पना कीजिए कि घोड़ा अगर उड़ेगा तो कैसे उड़ेगा। तब वे कल्पना करेंगे कि उड़ने वाले घोड़े के भी पंख होंगे और तभी वह उड़ता होगा। ओके, तो ये हो गया मूर्त से अमूर्त की ओर। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे है सरल से जटिल की ओर। ये भी क्या है फ्रेंड? शिक्षण सूत्र है, जिसका उपयोग किसको करना होता है? शिक्षक को। शिक्षार्थियों के अधिगम की शुरुआत सरल बातों से करनी चाहिए। अगर आप बच्चों को कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो सरल से जटिल की ओर जाना चाहिए। तत्पश्चात उनको जटिल अवधारणाएं और तथ्य बताना चाहिए। जैसे विभिन्न आवासों के विषय में बताने से पहले शिक्षार्थियों से प्रश्न करना चाहिए कि वे किस प्रकार के आवासों में रहते हैं। तत्पश्चात उन्हें बताना चाहिए कि विभिन्न क्षेत्रों के आवासों में भिन्नता का कारण क्या है। मतलब अगर आप विभिन्न क्षेत्रों के आवास के बारे में पहले में नहीं बताएंगे, पहले बच्चों से प्रश्न करेंगे कि बच्चे के आसपास में क्या है, वे किस प्रकार के आवास में रहते हैं। उसके बाद जो है हम उसकी भिन्नता में तुलना करेंगे। तो ये हो गया सरल से जटिल। चलिए आगे चलते हैं।
आगे है, देखिए अगला है शिक्षण सूत्र कि पूर्ण से अंश की ओर। क्या है अगला? पूर्ण से अंश की ओर। पहले बच्चे को पूर्ण बताएंगे, उसके बाद जो है उसका छोटा छोटा भाग बताएंगे। अधिगम कराए जाने से पहले पाठ का सारांश प्रस्तुत करना चाहिए, उसके बाद विभिन्न अंशों का। मतलब कोई भी अगर हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं तो बच्चे को उसका सारांश क्या है पहले बता देंगे, उसके बाद फिर उसके विभिन्न अंशों का। जैसे यातायात के साधनों के विषय में पढ़ाने से पहले उन्हें यातायात के साधनों के विषय में बताना चाहिए और उनके उपरांत एक एक कर यातायात के साधनों के फायदे और नुकसान बताना चाहिए। ओके, तो ये भी एक शिक्षण सूत्र हो गया कि पूर्ण से अंश की ओर। आगे चलते हैं, अगला है विशिष्ट से सामान्य की ओर। क्या फ्रेंड्स? विशिष्ट से सामान्य की ओर अगला है। देखिए ये क्या होता है, सर्वप्रथम शिक्षार्थियों को एक विशेष उदाहरण के द्वारा विशेष अर्थ को स्पष्ट करना चाहिए, उसके उपरांत ही अन्य उदाहरण देते हुए विषय का सामान्यीकरण करना चाहिए। जैसे देखिए उदाहरण के माध्यम से आप लोग समझिए कि शिक्षार्थियों को यह बताना चाहिए कि भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, उसके बाद ही अन्य उदाहरण द्वारा यह स्पष्ट करना चाहिए कि अन्य जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, और अंत में यह सामान्यीकरण प्रस्तुत करना चाहिए कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा कि विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये भी एक शिक्षण सूत्र है। चलिए आगे देखते हैं, आगे है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। क्या फ्रेंड्स? विश्लेषण से संश्लेषण। विश्लेषण मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ को छोटे छोटे भाग में तोड़ना, और संश्लेषण का अर्थ होता है जोड़ना। विश्लेषण का अर्थ तोड़ना और संश्लेषण का अर्थ जोड़ना। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु के तथ्यों के विषय में व्यापक जानकारी देनी चाहिए। मतलब आप जो विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं बच्चों को, पहले उसके बारे में व्यापक मतलब बहुत ज़्यादा ब्रीफ में जानकारी देनी चाहिए, और उनके उपरांत उन तथ्यों को संयोजित कर संश्लेषण करना चाहिए। मतलब पहले छोटे छोटे भाग में तोड़ के एकदम पूरा कंप्लीट में जानकारी देंगे, और उसके उपरांत ही उन चीज़ों को जोड़ करके संश्लेषण करना चाहिए। अर्थात किसी विषय वस्तु पर व्यापक रूप से चर्चा करके उसका सारांश प्रस्तुत करना चाहिए। ये हो गया विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। इसका प्रयोग जो है पर्यावरण शिक्षण के समय हमें करना चाहिए। जैसे कि देखिए उदाहरण के माध्यम से आप लोग समझिए कि जंगलों के दोहन से होने वाले नुकसान के विषय में व्यापक रूप से चर्चा करके यह सारांश प्रस्तुत किया जा सकता है कि जंगल पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। तो देखिए ये उदाहरण से आप लोग समझे होंगे कि विश्लेषण से संश्लेषण कैसे होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं, अगला है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। अगला क्या है फ्रेंड्स? प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। इसमें क्या है कि देखिए शिक्षार्थियों को पहले प्रत्यक्ष ज्ञान देना चाहिए, तत्पश्चात अप्रत्यक्ष। मतलब जो बच्चा जो चीज़ को देख रहा है अपने आसपास, सबसे पहले उसके बारे में बताइए। प्रत्यक्ष ज्ञान शिक्षार्थियों को शिक्षार्थी जो देखता है उसे सरलता से ग्रहण कर लेता है, जबकि अप्रत्यक्ष ज्ञान को ग्रहण करने में उसे कठिनाई होती है। जैसे ग्रहों उपग्रहों के विषय में पढ़ाने से पहले शिक्षार्थियों को तारों, सूर्य और चंद्रमा के विषय में पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि तारे, सूर्य और चंद्रमा को शिक्षार्थी देखता है। देखिए हम लोग डेली लाइफ में तारा, सूर्य को देख सकते हैं, लेकिन ग्रह उपग्रह हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग पृथ्वी में रहते हैं, लेकिन इसको हम लोग को समझना थोड़ा कठिनाई होता है। तो इसीलिए पहले जो चीज़ बच्चा प्रत्यक्ष रूप से देख रहा है पहले उसके बारे में बताइए, फिर अप्रत्यक्ष की ओर जाइए। चलिए अगला देखते हैं, यही है लास्ट फ्रेंड। आज जो है आज का सेशन में हम लोग जो है शिक्षण सूत्र को देखें। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।